x1 था, फंक्शन की वैल्यू क्या है c, x2 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है c, x3 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है c। मतलब x बढ़ता जा रहा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू बढ़ और घट नहीं रही। इसका मतलब क्या है, यही तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। अगर a नेगेटिव है इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जितनी डिग्री है उतने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं। तो ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा ये मुझे कौन बताएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये क्या बोलेगा, ऊपर चलो, मैंने भी बोला ऊपर चलो, पहला बोला ओपनिंग अपवर्ड। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका इस फैंटास्टिक से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर ग्राफ थ्योरी को शुरू कर दिया था, याद होगा आप सभी को। और ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को हम लोगों ने लास्ट टर्म पर सीखा था कि क्या होता है फंक्शन, कैसा फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। फंक्शन का ग्राफ में क्या डोमेन हम लोग निकाल के रखेंगे, क्या रेंज होगी उस ग्राफ की, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, रूट्स क्या होंगे और वगैरह वगैरह बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। अगर तुमने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले जाओ उस लेक्चर को अटेंड करके आओ, ठीक है ना। और लड्डू तो हमारे साथ है ही, लड्डू उसकी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड बूंदी, और सारे लोग, आप लोग भी, सब लोग हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो लास्ट टर्म पे ये सब कुछ सीखने के बाद जो मेन काम था ना, हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि आखिरकार फंक्शन के ग्राफ बनेंगे कैसे। लड्डू बेटा गौर से सुनना, आखिरकार हम लोग फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे कैसे। और कुछ फंक्शन के ग्राफ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके ग्राफ आपको याद रखने हैं। तो मैं उन्हीं फंक्शन के ग्राफ्स को आपको बना के बताता हूं और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, इनको सीधा याद कर लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो फंक्शन है बेटा लड्डू गौर से देखना, वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, पहले तो कांस्टेंट फंक्शन जो होगा f(x) बराबर c होगा। ऐसा कोई भी फंक्शन जो ऐसा दिखता हो f(x) बराबर c, c का मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैंने कहा f(x) बराबर 5, f(x) बराबर 10, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ना बेटा वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये x पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मैंने y बराबर 2x + 5 लिखा है, ये कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट करते जाओगे, 1 के लिए y की वैल्यू अलग आएगी, 2 के लिए y की वैल्यू अलग आएगी, 3 के लिए y की वैल्यू अलग आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस फंक्शन में अगर आप लोग देख सकते हो तो फिर x का तो टर्म है ही नहीं कोई। अगर यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है इसका मतलब क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। x कुछ भी हो ये 5 ही होगा, इसीलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताना चाहूँ तो मैंने कहा मान लेते हैं ये मेरी कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये मेरी बाई एक्सिस जिसको हम लोग fx भी बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर है मेरा x, और अगर मैं fx बराबर c ग्राफ बनाना चाहूँ, मतलब y बराबर c ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कैसा बनेगा। अगर c कहीं यहाँ पर है तो वो ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसा बनेगा। समझ में आया, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। और ये कांस्टेंट क्यों है, अगर मुझे ग्राफ को देख के पता लगाना हो तो क्या मैं लगा सकता हूँ बड़ी आसानी से। कैसे सर, जब x 0 था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी c, अगर मैं इसको c बोलता हूँ तो ठीक है। x 1 था, फंक्शन की वैल्यू क्या है c, x2 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है c, x3 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है c। मतलब x बढ़ता जा रहा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू बढ़ और घट नहीं रही। इसका मतलब क्या है, यही तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट का मतलब फंक्शन की वैल्यू x के साथ ना बढ़े ना घटे। सो दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आया। अच्छा ये फंक्शन ही है, कैसे पता पड़ेगा, चेक करके देख सकते हो आप लोग, हर एक x के लिए एक ही y है और वो y c है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका डोमेन क्या बनेगा, तो डोमेन आप लोग बता सकते हो ना। कांस्टेंट फंक्शन जो है जो पोर्शन x एक्सिस में कवर करता है ये, और कितना करता है सर, -अनंत से लेकर +अनंत तक कुछ भी रख दो x, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं करता ये, तो इसका डोमेन तो r है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। समझ में आया। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज बड़ा आसान है, बाई एक्सिस में जो पोर्शन इसने कवर किया, और बाई में आप लोग देख सकते हो ना तो यहाँ से ऊपर है लाला और ना यहाँ से नीचे है, केवल एक ही वैल्यू बाई की आ रही है और वो कौन सी है c। तो इसका रेंज में केवल एक ही पॉइंट होगा c और इसका डोमेन क्या होगा r, और ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। तो ये पहला ग्राफ जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आया।
अब अगर मैं इसी में एक एग्जाम्पल पूछूं आपसे, बताओ y बराबर -5 का ग्राफ कैसा बनेगा? तो -5 का मतलब क्या है? कांस्टेंट नंबर है ना ये बेटा। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? बिल्कुल आसान है। y की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू कुछ भी हो, तो मैं नीचे -5,0 पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज y बराबर -5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फंक्शन का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अगले पे आते हैं। दूसरे टाइप के जो फंक्शन होते हैं बेटा, वो होते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब जिनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने। कैसे बने? स्ट्रेट लाइन। ये दिखते कैसे हैं? तो अगर मैं इनको आपको बना के दिखाना चाहूँ, फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो ये दिखते हैं कुछ ax + b टाइप के, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन जिनमें x की डिग्री 1 हो। पिछली बार क्या था? कांस्टेंट थे, और कांस्टेंट में x की डिग्री कितनी होती थी? 0। मतलब वो x पे डिपेंड ही नहीं करते थे। x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखो, y कांस्टेंट था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसे फंक्शन जो x की पहली डिग्री पर, x की 1 डिग्री पर डिपेंड करें, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। इसका मतलब जिनमें केवल x का एक ही टर्म हो, वो है x की पावर 1। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, a कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया ना, तो ये टर्म गायब हो जाएगा और ये फंक्शन लीनियर नहीं बन सकता। तो लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं? ax + b के जैसे दिखने वाले सारे फंक्शन जिनमें a 0 ना हो, ठीक है। अगर मैं इनका ग्राफ बनाना चाहूं तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं हम लोग। इनका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। कुछ इस प्रकार से मैं बना सकता हूं इसको, जैसे मैंने ये बना दिया। ये जो है ना, ये ax + b का ग्राफ है। समझ में आया? अच्छा, a और b की डिफरेंट वैल्यू पर जो स्ट्रेट लाइन होगी वो अलग अलग हो सकती है। कभी स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास कर सकती है, कभी यहाँ से पास कर सकती है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b, इनके लिए जो लाइंस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? तो यहाँ पर y बराबर 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -b/a। मतलब कि ये जो लाइन है x एक्सिस को -b/a पर कट करेगी। ये मेरी x एक्सिस है। और ये जो y एक्सिस को कट करेगी ना बेटा, y एक्सिस पे क्या होता है? x बराबर 0, तो x को 0 करो, y बराबर क्या आएगा? b। तो ये 0 को b और -b/a पर x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं ax + b का ग्राफ बना के आपको बताना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? सर ये लाइन होगी, और a और b की डिफरेंट वैल्यूज पर लाइन है वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसमें कोई शक शोभा आपको नहीं होना चाहिए। मैं इसी लाइन की बात करता हूँ। ये लाइन कौन सी है? आप बोलोगे y बराबर ax + b, जो कहाँ से पास कर रही है? -b, a, 0 से -b/a, 0 और 0, b से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो लाइन है वो x एक्सिस से जो एंगल बनाती है, लेट अस कंसीडर ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसका tan लूँ ना, तो इसको हम लोग tan थीटा बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है? आप बोलोगे एंगल जो बना है x एक्सिस और लाइन के बीच में, उस एंगल का टेंजेंट, ठीक है ना, उसका टेन ले लो आप लोग, उसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। और स्लोप कितना निकल के आएगा इसके लिए? तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? y/x करते हैं ना। तो अगर आपसे कोई स्लोप पूछे, जिसको हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m बराबर tan थीटा, अगर हम लोग निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा ये, तो b अपॉन बेस कितना है? b/a। को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि जो tan थीटा है वो a आ रहा है। तो अगर मेरे पास कोई लाइन है ax + b, उसका जो स्लोप होगा ना बेटा tan थीटा, वो a के बराबर होगा। और a क्या है? x का कोफिशिएंट। ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में लिखी गई जितनी भी लाइंस हैं उन सबका स्लोप a होता है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको कोई लाइन बना के दिखाना चाहूँ, मैंने कहा कि आप मुझे बना के बताओ y बराबर 3x + 2, इस फंक्शन का ग्राफ बना के बताओ। क्या आप बना पाओगे? बड़ा आसान है ना बेटा। क्या करना है मुझे? y बराबर 3x + 2 का आपको ग्राफ बनाना है। तो सिंपल है, 3x + 2, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कितना है? 3 का मतलब क्या है? थीटा जो होगा वो 45 डिग्री से बड़ा होगा। तो कुछ लाइन जो होगी कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब इसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? 2 पर। देखो b क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो उसने y एक्सिस को 2 पर कट किया है, स्लोप पॉजिटिव है, तो कुछ इस प्रकार की लाइन बन जाएगी। समझ में आया? जहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा? आप बोलोगे 0, 2,
क्योंकि 0,2 उसको सेटिस्फाई करता है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी 2। और ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट क्या है बेटा -b/a, b कितना है 2, तो माइनस का 2/3। समझ में आया, ये पॉइंट जो है माइनस का 2/3,0 ये लाइन बन गई आपके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होगा तो लाइन ऐसी बन जाएगी। जैसे मैंने कहा y बराबर -x+3। अगर आपको ये लाइन बनानी हो आप कैसे बनाओगे, बड़ा आसान है। इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, पहली बात तो ये लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की डिग्री 1 है, यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है। अगर मैं यहाँ पर x² और बढ़ा दूं तो ये लीनियर नहीं बचेगा, फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, अभी तो लीनियर है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ कैसे बनेगा, लाला बड़ा आसान है। x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू कितनी आई 3, मतलब कि ये 0,3 से पास कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और साथ ही साथ -x का मतलब क्या है, इसका स्लोप जो है वो -1 है। -1 का मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो 135 होगी। समझ में आया कि नहीं आया। कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, दिस एंगल इज 135। और आप लोग आसानी से पता भी कर सकते हो, अगर मैं y को 0 डालूं ना बेटा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। इसका मतलब ये 3,0 से भी पास कर रहा है और 0,3 से भी पास कर रहा है। कुछ ये लाइन जो होगी वो आएगी y बराबर -x+3। आप ग्राफ बना सकते हो बड़ी आसानी से, कोई समस्या नहीं है। सो लीनियर फंक्शन कैसा दिखता है बेटा, ax+b के जैसा। इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन बता सकते हो ना आप लोग, कहां से कहां तक जा रहा है ये। सर लाइन तो अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, तो x एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग इसमें रख सकते हैं, और बिल्कुल रख सकते हैं। तुम यार x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते क्या, यहाँ पे रख सकते हो भाई, और उसके लिए तुम्हें एक y की वैल्यू भी मिलेगी। लाला बात समझ में आ रही कि नहीं, हर एक x की वैल्यू के लिए तुम्हें एक y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है R, हर एक वैल्यू इसको एक्सेप्टेबल है, इसे कहीं पे कोई समस्या नहीं है। और रेंज क्या बनेगी इसकी, जो रेंज होगी वो y एक्सिस का पोर्शन। अब ये देखो ऊपर से चल रहा है नीचे तक जा रहा है, अनंत से अनंत तक, इसका मतलब रेंज भी R होगी, है ना। हर x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू आएगी, और सारी ही y की वैल्यू आपको मिल रही है। आप लोग देख सकते हो इस y की वैल्यू पर भी ग्राफ है, इस y की वैल्यू पर भी है, इस y पर भी है, इस y पर भी है। सारे y की वैल्यू ये कवर कर रहा है, सारे x की वैल्यू कवर कर रहा है। इसका मतलब डोमेन भी आ रहा है, रेंज भी आ रहा है। लल्ला लाल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिस इज सेकेंड फंक्शन, लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तीसरे पे जंप करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। लाला क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा दिखता है, तो अगर मैं लिखूं fx बराबर ax² + bx + c, ऐसा दिखने वाला कोई भी एक्सप्रेशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। मतलब क्या है क्वाड्रेटिक का बेटा, ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर 2 का टर्म हो, x की पावर 2 का टर्म हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। मतलब ऐसा दिखने वाला कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें a की वैल्यू कभी 0 ना हो, ऐसे सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जैसे मैंने लिखा 3x² + 4, ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें x² वाला टर्म है। भले ही x वाला ना हो, भले ही कोई और ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसमें भी x² के टर्म्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना बेटा। और इनके ग्राफ कैसे बनेंगे मुझे इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। अच्छा वैसे आप इनसे ज्यादा अनजान नहीं हो, आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रखा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं आपको वो भी आता होगा। 2 तरीके आपने सीखे होंगे। एक तरीका जो था उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, फैक्टर कर लेते थे बीच वाले टर्म के, ठीक है ना। AC को मल्टीप्लाई करते थे, इनके फैक्टर को करके जोड़ या घटा के मैं बीच वाला टर्म ले आता था और वहां से रूट निकालते थे। और दूसरा आपको बताया गया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि क्या था, -b + -√b² - 4ac/2a। मेरे ख्याल से सभी को ही आता होगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax² + bx + c, ठीक है, तो यहां पर जो a होता है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। जो x² का कोफिशिएंट है उसे हम लोग a लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। b क्या होता है, आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना। a क्या है, x² का कोफिशिएंट, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है
-3x² प्लस x प्लस 4। बताओ इसमें ABC की वैल्यू क्या है? आप क्या बोलोगे? a कौन है? x² का कोफिशिएंट और कितना है? -3, तो -3। b कौन है? x का कोफिशिएंट और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ नहीं होता है वहां कौन होता है? 1। तो x का कोफिशिएंट v जो होगा वो 1 होगा और यार c की वैल्यू कितनी आएगी? 4। कांस्टेंट 4 है। मैंने दूसरा एक्सप्रेशन लिखा x² -4। यहां पर बताओ ABC क्या होंगे? आप क्या बोलोगे? a की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि यहां पर a के साथ x² के साथ 1 है। b की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां तो b है नहीं भाई, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट और यहां तो x है नहीं। अगर x नहीं है तो b की वैल्यू क्या होगी? 0। ध्यान रखना, जो टर्म मिसिंग है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो टर्म जो होता है वो 0 बन जाता है। केवल a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -4। बेटा साइन के साथ रखनी है वैल्यू, यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। मैंने अगला टर्म आपसे पूछा x² -x। बताओ इसमें ABC की वैल्यू क्या है? आप क्या बोलोगे बेटा? a की वैल्यू कितनी होगी? 1। b की वैल्यू कितनी होगी? 1 नहीं, -1। माइनस को नहीं भूलना बेटा, समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो बीच में साइन है वो पॉजिटिव है, तो अगर बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब वो कोफिशिएंट के साथ ही आया होगा। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है? बोले सर साइन के साथ पूरी वैल्यू, जैसे यहाँ पे -1 जो है वो b है और c की वैल्यू क्या है बेटा? 0। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है। यहाँ पर जो ABC होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं। a 0 नहीं हो सकता, BC कुछ भी हो सकता है। आप लोग कोफिशिएंट निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम लोग ग्राफ पे आते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताई हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता होगा सबसे पहले तो यही चर्चा करते हैं। इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो बनता है पैराबोलिक। कैसा बनता है बेटा इसका ग्राफ? पैराबोलिक, मतलब पैराबोला बनता है इसका ग्राफ। पैराबोला कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना? यू के जैसा, यहाँ भी अनंत तक जाएगा, यहाँ भी अनंत तक जाएगा, ऐसा दिखता है कुछ पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती हैं, उनका ग्राफ पैराबोलिक बनता है, ठीक है ना? और ये दो टाइप का हो सकता है पैराबोला, एक तो ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है और एक ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है। समझ में आया? पहली बात, क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मेरे पास है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? आप सिंपली बोल सकते हो पैराबोलिक। पैराबोला कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार का, यू के जैसा, पूरा ये फैलता चला जाएगा, ऐसा दिखता है आपको पैराबोला, ठीक है ना? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक बनता है। क्या क्या बनेगा मैं आपको पूरा ही सिखाऊंगा, एक एक करके बढ़ते हैं। तो पैराबोलिक बनता है। पैराबोला दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ओपनिंग अपवर्ड जो ऊपर की तरफ खुल रहे हो, एक ओपनिंग डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ खुल रहे हो। तो कौन सा पैराबोला बनेगा ये डिसाइड करेगा ए का साइन। देखो बेटा ए जो है ना वो x² का कोफिशिएंट है और ये जो एक्सप्रेशन है वो x² पे ही डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि x² जो होगा वो इसमें डोमिनेटिंग टर्म होगा। क्यों डोमिनेट करेगा ये? क्योंकि बेटा जितनी x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जितनी x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बाकी जो टर्म्स है ना ये तो कांस्टेंट है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो है इसके साथ x² है। x जितना बड़ा होगा x के कंपैरिजन में x² काफी बड़ा होता चला जाएगा और जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो इसी टर्म पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है, अनंत की तरफ जा रही है, तो जो x² होगा वो भी अनंत की तरफ जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो अनंत की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर a का साइन पॉजिटिव हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर a का साइन पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब जब x अनंत की तरफ जाएगा तो x² तो पॉजिटिव ही होगा। अगर a का साइन भी पॉजिटिव है तो जैसे जैसे x अनंत की तरफ जाएगा पूरे फंक्शन की वैल्यू अनंत की तरफ चलती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो पैराबोला होगा वो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फंक्शन की वैल्यू अनंत तक पहुंचती चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब जब a पॉजिटिव होता है पैराबोला जो है वो ओपनिंग अपवर्ड बनता है। अब अगर a की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या है भाई? x² तो पॉजिटिव ही होना है और ये डोमिनेटिंग टर्म है। अगर a नेगेटिव है इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू नेगेटिव होगी
तो x जितना बड़ा होगा जो वैल्यू है ना पूरे फंक्शन की वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलती चली जाएगी, माइनस अनंत की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये जो पैराबोला बनेगा उसमें बहुत बड़े x की वैल्यू के लिए जो टर्म है या जो पैराबोला है वो नेगेटिव में इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब पैराबोला जो होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा अगर मेरे एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है। कैसा बनेगा सर? अगर a पॉजिटिव है इसका मतलब ओपनिंग अपवर्ड कुछ इस प्रकार का, अगर a नेगेटिव है इसका मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड कुछ इस प्रकार का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं ये पता करने के लिए मुझे उस पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी पड़ती है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 1 डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ रखा है जिसको हम लोग लीनियर भी बोलते हैं, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना ax प्लस b का ग्राफ। अगर आपने उसको गौर से देखा हो तो जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बन रहा था, लाइन बन रही थी ना, और लाइन का जो रूट होता था वो हमेशा एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि लाइन कितनी भी कोशिश करे एक लाइन दूसरी लाइन को एक ही पॉइंट पर कट कर सकती है। जैसे मैं कोई भी दो लाइन बना के देखूं, अगर मेरे पास एक लाइन ये है तो दूसरी कोई भी लाइन होगी इसको वो एक ही पॉइंट पर कट करेगी, दो पॉइंट पर लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है ना? और आप मुझे बताओ कि रूट क्या होते हैं? रूट क्या होते हैं सर? ग्राफ के एक्स एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे बताओ कि ये जो लाइन है, जो लीनियर ग्राफ है वो तो लाइन है और एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो लीनियर ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर सकता है? सिंपल सा जवाब है सर, एक ही बार कट करेगा और वो एक ही बार करता भी है। इसका मतलब क्या है? पिछले वाला जो केस था ना उसमें केवल एक ही रूट पॉसिबल था फंक्शन का, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? पावर 2 है, और जब पावर 2 होगी ना तो इसके कितने रूट हो सकते हैं सर? 2। अगर पावर 3 होगी कितने रूट हो सकते हैं? 3। पावर 4 रूट का नंबर 4। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल है मेरा, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें x की डिग्री आपको पता है तो जितनी डिग्री है उतने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं पैराबोला की, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितने रूट होंगे, आप बोलोगे या तो 2 या 1 या 0, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसका रीजन भी है क्योंकि ये कैसा ग्राफ बनता है सर? इस टाइप का बनता है। अगर मैं एक्स एक्सिस को यहाँ पे बनाऊं बेटा, गौर से आप लोग देखना, मान लेते हैं ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसके साथ जो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो रूट होगा। तो ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है? एक केस ऐसा हो सकता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन जाए, उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि इसके पास कोई रूट नहीं है, क्योंकि रूट क्या होता है? वो जगह जहां पर पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करता हो। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन गया इसका मतलब रूट नहीं मिल रहा ना भाई, बोल हाँ या ना। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ग्राफ इसको ऐसे करके काट के गया इसका मतलब क्या है? इसके रूट हैं, और कितने हैं? एक यहां पर, एक यहां पर, 2 बार इसने एक्स एक्सिस को कट किया। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं बेटा, ये कभी 3 बार कट नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या है? इसके रूट मैक्सिमम 2 होंगे, मिनिमम 1 भी नहीं होगा। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जब ये पैराबोला से टच करता हुआ जाए, और टच करेगा तो मान लो 5 पर टच किया तो इसका एक ही रूट तो पॉसिबल होगा 5, क्योंकि 5 पर वैल्यू 0 होगी। 5 से जैसे ही आगे बढ़ोगे वैल्यू फिर पॉजिटिव, 5 से जैसे ही पीछे बढ़ोगे वैल्यू फिर पॉजिटिव, 5 पर वैल्यू 0। इसका मतलब एक रूट भी इसका हो सकता है, और वो कब होगा? जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करे। इसके 2 रूट भी हो सकते हैं, वो कब होंगे? जब पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करे। और इसका एक रूट भी नहीं हो सकता जब पैराबोला एक्सिस के ऊपर ऐसा झूलता चला जाए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। अगर मैं ओपनिंग डाउनवर्ड की बात करूं तो इसके 2 रूट हो सकते हैं जब ये ऐसा जाएगा। इसका एक रूट भी नहीं हो सकता जब ये ऐसा जाएगा, और जब टच करता हुआ नीचे चला जाए इसका मतलब इसका एक रूट है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपसे कोई पूछ दे बताओ इसके कितने मैक्सिमम रूट पॉसिबल हैं, आप क्या बोलोगे? सर मैक्सिमम उतने ही रूट हो सकते हैं जितनी डिग्री है, उतने ही होंगे। मुझे नहीं पता, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। इसके रूट 2 हैं सर, वो डिपेंड करता है ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, या 1 भी बार कट नहीं कर रहा, वो तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम मैं इतना तो कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इसके 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का मतलब क्या है? मैं ग्राफ बनाने की तरफ बढ़ रहा हूं। पहला काम मैंने क्या किया कि सर पैराबोलिक बनेगा, सबने बोला ठीक, तो मैंने भी बोला ठीक पैराबोलिक बनेगा।
कैसा बनेगा सर? या तो ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये मुझे कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। बात समझ में आई? अगर ये बोलेगा नीचे चलो तो मैं क्या बोलूंगा? नीचे जाओ, मतलब ए नेगेटिव, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर ए पॉजिटिव तो ये क्या बोलेगा? ऊपर चलो, मैंने भी बोला ऊपर चलो, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। यहां तक कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या ग्लानि कलेश आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या इसके रूट होंगे या नहीं होंगे ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? बिल्कुल पता पड़ेगा यार, तुमने पढ़ रखा है ये। और एक टर्म तुमने पढ़ा होगा जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेंट। मैं यहीं पे आ जाता हूं बेटा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा रूट्स निकालने के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर ए बी सी की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक है, कुछ ना कुछ वैल्यू ए की होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू बी की होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू सी की होगी। मैं इनको यहाँ पे रखूंगा तो मुझे हमेशा कोई ना कोई रूट तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन समस्या हो सकती है एक बार। कब हो सकती है? बोले सर जब स्क्वायर रूट के अंदर से सारा निगेटिव आ जाए। बोल क्या बोलता है? क्या स्क्वायर रूट के अंदर सारा निगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। स्क्वायर रूट में नेगेटिव मतलब चिड़गुली काटेगी ससुरे को। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि सर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो जाए कैसे भी करके, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव टर्म आ गया और नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि वो केस जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि रूट्स पॉसिबल नहीं है, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना? रूट्स पॉसिबल नहीं है या रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब इमेजिनरी क्या होता है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना? तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, इसका मतलब रूट्स नहीं है या इमेजिनरी रूट्स हैं, ग्राफ जो होगा वो उड़ेगा ऊपर से। बात समझ में आई? अच्छा, इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते थे। और मैं यहाँ पे अब बी स्क्वायर माइनस 4ac न लिख के डी ही लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकती है। इसका मतलब अगर डी ग्रेटर देन 0 है, मैं फिर से बता दूं, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर और स्क्वायर रूट को कभी पॉजिटिव से समस्या नहीं होती। इस दुनिया में भी भाई लोगों को कभी पॉजिटिव लोगों से समस्या नहीं होती। समस्या किससे होती है? नालायकों से, ठीक है ना? तुम लोग तो अच्छे हो, पढ़ने वाले हो, तुमसे किसी को समस्या नहीं है। वैसे ही भाई ये जब पॉजिटिव होगा तो रूट को कोई समस्या नहीं है, और अगर रूट को समस्या नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसके 2 रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब कि ये जो होगा ग्राफ वो कैसा बनेगा सर? ये या तो ऐसा बनेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, या तो ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो ऐसे जाएगा। मतलब 2 रूट होंगे अगर डी पॉजिटिव है, ठीक है? अगर डी 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म 0 हो गया। टर्म 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? रूट क्या बनेगा सर? केवल -b अपॉन 2a, प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भाई? क्योंकि वो तो अंदर वाला मसाला 0 है, इसका मतलब एक ही रूट आ रहा है। मतलब सिंपल क्या है, आपको ये सब पहले से ही पता होगा। अगर d बराबर 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका यूनिक रूट है। यूनिक रूट का मतलब एक ही रूट है। कुछ लोग इसको रिपीटेड रूट भी बोलते हैं, मतलब दोनों रूट जो है वो कोलैप्स कर गए, रिपीटेड रूट। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा सर? जस्ट टच करता हुआ जाएगा, जस्ट टच करता हुआ। अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सिस को ऐसे टच करेगा, अगर नीचे जा रहा है तो एक्सिस को ऐसे टच करेगा। समझ में आया? और जहां पर टच करेगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? रूट। बोल हाँ या ना? अगला, अगर डी निगेटिव है तो रूट का क्या होगा? आप क्या बोलोगे? अगर डी निगेटिव है इसका मतलब क्या है? डी निगेटिव है, डी निगेटिव का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव रूट नहीं आएगा, मतलब नो रूट्स। या नो रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नो रियल रूट, ओनली इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और इमेजिनरी का मुझे अभी काम नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ऊपर उड़ेगा या नीचे उड़ेगा, क्योंकि कहीं नहीं कट कर रहा होगा, कोई रूट नहीं है। समझ में आया? तो अगर आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, जो चीजें मैंने आपको बताई क्या वो सारी क्लियर है? पहली चीज, ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। पिछली बार कैसा बनना था? लीनियर। इस बार कैसा बनेगा? पैराबोलिक, ठीक है? ऊपर या नीचे ये कौन बताएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, अगर ए नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है? अब की फिर उसके बाद रूट है या नहीं है ये मुझे कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट।
अगर d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, d लेस देन 0 एक ही रूट है, रिपीटेड रूट है, ग्राफ कैसा होगा, टच करता हुआ जाएगा। अगर d लेस देन 0 कोई रूट नहीं, इसका मतलब ग्राफ नीचे या ऊपर से जाएगा। तो बेटा इस वाले क्वाड्रेटिक का हमें ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही वाले सारे खेल यहाँ पर भी होंगे। ये भी तो क्वाड्रेटिक है ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, बोलो हाँ या ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो a की वैल्यू बेटा 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 4 है। क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। अब अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो पैराबोला कैसा होता है, अपवर्ड ओपनिंग वाला, लेस देन 0 होती है तो डाउनवर्ड ओपनिंग वाला। यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको, सर a की वैल्यू 1 है और लाला 1 कैसा है, बोले पॉजिटिव ही तो है ये, इसका मतलब ये जो भी पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। मतलब मुझे पहली चीज पता चल गई, ग्राफ पैराबोलिक होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ओपनिंग अपवर्ड होगा, ये मुझे पता है। अब रूट होंगे या नहीं होंगे मुझे ये पता करना है। तो रूट कैसे निकालेंगे बेटा, बड़ा आसान है। रूट निकालने के दोनों तरीके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तुम्हें इसके रूट निकालने हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, एक तो AC का फैक्टर कर सकते हो, है ना। AC की बात करूं अगर मैं, तो A1 है, C4 है, AC कितना होगा 4 × 1 बराबर 4, और इसके फैक्टर क्या होंगे 4 × 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1x प्लस 4। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 4, ये इसके फैक्टर हो गए। और अगर मैं इसको जीरो इसके रूट निकालना चाहूँ तो इस एक्सप्रेशन को जीरो करना पड़ेगा, वही तो इसके रूट होंगे। तो मैं इसको बराबर जीरो कर देता हूँ, और जब जब ये जीरो के बराबर होगा वो सारे x की वैल्यू इसके लिए रूट होंगी। ये कब कब जीरो के बराबर हो सकता है, बोले सर a इंटू बी कब कब जीरो के बराबर हो सकता है, या तो a जीरो हो या b जीरो हो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। लाला चौधरी कब ये जीरो होगा, बोले सर या तो x माइनस 1 जीरो हो और x माइनस 4 जीरो हो, इसका मतलब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, ये इसके लिए क्या है, रूट्स है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। खैर मैंने यहाँ पे सीधे निकाल दिए हैं। वैसे आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप लोग उसका डी चेक करते हैं, डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी चेक कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर का मतलब माइनस 5 का स्क्वायर जो कि 25 होगा, माइनस का 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो इसका d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दो रूट होंगे, और कौन कौन से होंगे मैंने निकाल लिए हैं 1 और 4, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ कैसा बनेगा, आप बोलोगे इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा लाला, पैराबोलिक, जिसके दो रूट्स हैं, जो ओपनिंग अपवर्ड होगा कोई दिक्कत नहीं है, इसके दो रूट्स हैं, एक 1 पर है एक 4 पर है, तो 1 और 4 को कट करता हुआ जो पैराबोला होगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। समझ में आया, दिस इज द ग्राफ, किसका ये ग्राफ है, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। ये बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो बाई एक्सिस पे x बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, ये पॉइंट क्या आएगा 4,0, सॉरी 0,4, ये पॉइंट क्या होगा बेटा 0,4। इसका मतलब क्या है 0,4 1 4 से होता हुआ ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा। समझ में आया होगा आपको पैराबोलिक ग्राफ कैसे बनाते हैं। ऐसे सिंपली आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ए के साइन से मुझे पता चलेगा ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है। लाला गौर से सुनते रहना, डी से मुझे क्या पता चलेगा, दो रूट है, एक है या एक भी नहीं है। अगर दो है तो दोनों रूट निकाल लो, मैंने दोनों रूट से होता हुआ पैराबोला खींच दिया, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका डोमेन कितना है, तो क्वाड्रेटिक हो चाहे मैंने आपको लीनियर बताया है, क्वाड्रेटिक बताया है, आप लोग क्यूबिक की बात करो, चाहे पावर 4 रखो चाहे पावर 5 रखो, ठीक है ना। कोई भी पॉलिनोमियल है उसका रेंज जो है उसका तो नहीं पता, लेकिन डोमेन हमेशा R रहता है। इसका डोमेन क्या होगा R, तो डोमेन इसका भी कितना होगा बेटा R, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। रेंज में समस्या आती है, और क्या समस्या आती है भाई कि अगर ये ऊपर खुल रहा है तो इसकी रेंज किसी पॉइंट से जहां से ये घूमेगा वहां से लगाकर अनंत तक होगी। भाई ये ग्राफ घूमता है ना, यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया, इसका मतलब यहाँ से अनंत तक इसकी रेंज है।
इस वाले केस में यहां से नीचे वाले अनंत तक इसकी रेंज है। समझ में आया? तो इसकी रेंज जो है ना वो आपको निकालनी पड़ेगी, और उसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए वर्टेक्स वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है ना बीच वाला, जिसके इधर और इधर ग्राफ सिमेट्रिक होता है। पैराबोला जो होता है ना बेटा कुछ ऐसा बनता है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और इसके इधर और इधर ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होता है। अगर हम लोग ऐसा वाला बनाए तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसके इधर और इधर ग्राफ सिमेट्रिक होता है और ये इसका अपर मोस्ट पॉइंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वही मेरे लिए क्या होगा? आप बोलोगे दिस इज द लोअर पॉइंट फॉर अस। और इस वाले केस में चूंकि इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो इससे जितने रूट इधर दूर होगा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि रूट जो होगा ना, दोनों रूट, क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक है तो जो रूट जितनी दूर पर इस तरफ होगा उतनी दूरी पर इस तरफ होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही इस लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट होगा, या जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इन दोनों का मिड पॉइंट है। और इनका मिड पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो 4 + 1/2 मतलब 5/2। तो इसकी वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? 5/2। अब अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो अगर मुझे बाई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। और तुम जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? 25/4 - 5 × 5/2 + 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 25/4 - 25/2 + 4। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, 4 एलसीएम आएगा 25 - 50 + 16, यही तो होगा ना बेटा। तो 25 और 16 जुड़ के 41 बनता है, -9/4। तो इसका जो वर्टेक्स का बाई कोऑर्डिनेट होगा वो -9/4 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई रेंज पूछे, रेंज, तो आप क्या बोलोगे? इसकी जो रेंज है वो -9/4 से इन्फिनिटी तक है। -9/4 हमारे डोमेन में, सॉरी रेंज में है, इन्फिनिटी नहीं है। तो डोमेन भी निकाल सकते हो, रेंज भी निकाल सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कभी वर्टेक्स ना भी मिले तो वर्टेक्स का डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a, -d/4a के बराबर होता है। ये मेरी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, -b/2a -d/4a। और यहाँ पे अगर हम लोग उसी को चेक करें, जैसे देखो इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो 5/2 है ना, तो अगर हम लोग -b/2a करें, -b/2a करें तो b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? -5, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, -5/2a, a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बनेगा? 5/2। तो इसकी वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 5/2 होगा, यहाँ से भी आया है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो -d/4a होगा। अब d की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी बेटा? 9, और -d कितना होगा? -9/4a, a की वैल्यू 1 है तो -9/4, और यहाँ से भी कितना आया है? -9/4। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर तुम्हें वर्टेक्स नहीं पता है तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें रेंज निकालनी है तो तुम्हें वर्टेक्स का काम आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स के बाई कोऑर्डिनेट से लेकर या तो अपर इन्फिनिटी या लोअर इन्फिनिटी, यही मेरी रेंज बनने वाली है। अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो लोअर मोस्ट पॉइंट से लेकर -d/4a से लेकर अनंत तक इसकी रेंज होगी। अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो -d/4a से लेकर -∞ तक इसकी रेंज होगी। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे ये भी आपको मेंशन कर देता हूँ। ग्राफ तो खैर आप लोग बनाना सीख गए, अगर आपसे कोई डोमेन पूछे, ये तो इसकी वर्टेक्स है, डोमेन नहीं, दिस इज व्हाट? वर्टेक्स ऑफ, या वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला की मेरे लिए वर्टेक्स है। और अगर आपसे कोई डोमेन पूछे तो आप बता सकते हो r इसका डोमेन है। अगर आपसे कोई रेंज पूछे तो आप बोल सकते हो -b/2a से नहीं, सॉरी -d/4a से लेकर अनंत तक इसकी रेंज होगी अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसा। या फिर यहाँ पे आप लोग क्लोज ब्रैकेट लगाना, या फिर -∞ से लेकर -d/4a तक इसकी रेंज होगी अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है ना। माइनस अनंत से -d/4a तक इसकी रेंज होगी, या फिर यहाँ से यहाँ तक होगी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे करके आप लोग रेंज निकाल सकते हो। और कैसे बनाना है पैराबोलिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। आशिक हूँ मैं, हो दिलदार हूँ, आशिक हूँ मैं,
फिर से कैसे बनाओगे बेटा, क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, ए की वैल्यू क्या बनेगी 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। ए 1 है इसका मतलब पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ग्राफ पैराबोला बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। अगली चीज मैं कहां पे जाऊंगा, बड़ा सिंपल है, अगला मैं पहुंचूंगा इसके रूट्स पर। क्या रूट्स होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, डी की वैल्यू निकाल लेता हूं। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है। लाना गौर से सुनते रहना। तो ये 16 - 16 बराबर 0, तो डी की वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो रिपीटेड होंगे, एक ही रूट होगा और जो ग्राफ होगा वो टच करता हुआ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कहाँ पे टच करता हो जाएगा ये मुझे पता करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके रूट से निकाल लूंगा। और रूट या तो आप लोग फैक्टराइजेशन से निकाल लो या फिर क्या करेंगे सर -b + √b² -4ac अपॉन 2a ऐसे निकाल लो अल्फा कॉमा बीटा को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब b² -4ac तो 0 हो गया, तो मैं इसको 0 कर देता हूं, अभी भी निकाला है मैंने। केवल और केवल रूट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -b अपॉन 2a जो कि क्या होगा 4/2 बराबर 2। तो इसके दोनों रूट कितने हैं 2, इसका मतलब 2 पर ये टच करता हुआ जाएगा। समझ में आया। मैं कंक्लूड करता हूं, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड 2 पर टच करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरा पॉइंट होगा कहीं पे 2,0 और यहां पर टच करता हुआ जो पैराबोला है वो उड़ जाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई पूछे बताओ ये कहां पे कट कर रहा है y एक्सिस को, तो तुम्हें नहीं पता हो ना तो ध्यान रखना c पर कट करता है। क्यों, क्योंकि y एक्सिस के लिए जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो अगर तुम x 0 रखोगे ना तो ये x वाले टर्म कट जाएंगे, केवल कौन बचेगा कांस्टेंट टर्म। तो कहां पे ये कट करेगा 4,0 नहीं 0,4 पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0,4 पर ये यहाँ कट करेगा, 2,0 पर ये यहाँ पे कट करे टच करेगा और ऐसा करते हुए ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ऐसे बनते हैं पैराबोला के ग्राफ्स या क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ्स। बात समझ में आई। सो दिस इज द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप लोग बना सकते हो, 2-4 प्रैक्टिस के लिए आप लोग सवाल उठा लो कहीं से भी। अच्छा मैंने इसका रेंज नहीं बताया आपको, अगर इसका रेंज पूछूं मैं आपसे क्या होगा, आप बोलोगे रेंज जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो 0 से इन्फिनिटी 0 है, इन्फिनिटी नहीं है, ये मेरी रेंज बन गई। ठीक है। अब मैं और सवाल पूछूं, बताओ रूट क्या है 2, कितने हैं 1, क्या पीरियोडिक है नहीं है, एसिम्पटोट है नहीं है। पुराने वाली सारी चीजें तो आपको दिख ही रही होंगी। ठीक है ना। क्या आप बना पाओगे पैराबोला के ग्राफ्स, बिल्कुल बना पाओगे। मैं एक और आखिरी सवाल करा देता हूं आपको जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। चलो बेटा अगला ग्राफ तुम्हें इसका बनाना है -2x² + 5x + 3। अब तो समझ में भी आ गया होगा यार कैसे करना पड़ेगा। लड्डू भी कर ले रहा है तो अपने हाथ से, यार तुम भी कर पाओगे भाई, नकल बाद में करना। और अब फुद्दू की तरह नहीं बैठो, पहले इसका ग्राफ बना के देखो, कुछ ना कुछ बनेगा। गलत हो जाए तो फिर यहाँ आके देखना, अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो पहले से अगर आप खुद से बनाओगे, नकल नहीं करोगे। ठीक है बेटा। तो मैं शुरुआत करता हूं, तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ता है, ए का साइन निगेटिव है, ए की वैल्यू -2 है, इसका मतलब पैराबोला जो होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और सी की वैल्यू कांस्टेंट कितना है 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड है। अब मैं चेक करता हूँ रूट्स है या नहीं है। डी की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे डी बराबर होता है b² -4ac, यही तो होता है ना। b कितना है 25, b 5 है ना, इसका स्क्वायर होगा 25, माइनस का 4, a -2 है, b 3 है, इंटू -2 इंटू 3, ये c है। तो ये क्या बनेगा बेटा 25 माइनस और माइनस प्लस, 4 × 12 दूनी 24, तो ये मिला के बन गया 49। समझ में आ रहा है ना। तो ये b² -4ac जो है वो 49 हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब d जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब कितने रूट होंगे 2 रूट्स। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं रूट निकाल और लेता हूँ। ठीक है। तो रूट कैसे निकालते हैं,
अल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर मैं रात के 2 बजे भी तुझे उठा के बोलूं बता क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तेरे मुंह से फटाफट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये पूरा का पूरा सिनेरियो निकल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फार्मूला लाला याद होना चाहिए, बच नहीं सकते आप लोग। सॉल्व करते हैं हम लोग इसे, माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। और कितनी आई थी 49 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है -2, तो मैं यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7, तो मेरे का आंसर क्या बनेगा बेटा -5 प्लस -7 अपॉन -4। एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी -5 -7 अपॉन 4 -4 सॉरी, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी -5 प्लस 7 अपॉन -4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्व कर लो इसे। 7 और 5 कितना होता है बेटा 12, माइनस का 12 अपॉन -4, माइनस से माइनस मरेगा 3, एक रूट तो इसका 3 आएगा और एक रूट कितना आएगा माइनस का 1/2, 2 रूट आ गए इसके। पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बेटा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसके 2 रूट हैं, एक रूट है 3,0 और एक रूट है माइनस का 1/2, और यहाँ से ग्राफ जो है उड़ता हुआ कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा बेटा, ये बाई एक्सिस को ये कट करेगा, 0 रखो 3 पे। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वर्टेक्स कहाँ पे होगी, तो वर्टेक्स आप निकाल सकते हो -b/2a -d/4a, -b/2a इसका x कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपसे इसकी वर्टेक्स पूछे तो क्या निकलेंगी बेटा -b/2a इसका x कोऑर्डिनेट होगा, -b/2a, -b की वैल्यू क्या होगी -5/2a, 2 × -2 मतलब कि कुल मिला के आ जाएगा 5/4। तो इसकी जो वर्टेक्स होगी ना कहीं 5/4 पर इसकी वर्टेक्स लाई करेगी, ये तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे बता इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, आप बोलोगे -d/4a, -d/4a, और d की वैल्यू कितनी थी बेटा 49, तो ये 49/4a माइनस लगा दो 4a, a कितना है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49/8। इसका मतलब इसकी वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 5/4 होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 49/8 हो जाएगा। ठीक है ना दादा, 49/8। इसका मतलब अगर आपसे कोई रेंज पूछे तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, आप बोलोगे -∞ से लेकर 49/8 तक इसकी रेंज होगी। इस पर क्लोज लगा दो, डोमेन क्या होगा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मतलब r। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ऐसे बनाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। ठीक है बेटा।